इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो दोस्तों हमारी बात चल रही थी कार्बन के टॉपिक पर और अंतिम पड़ाव पर थे हम। कार्बन में हमने कार्बनिक यौगिकों पर चर्चा कर रहे थे और कार्बनिक यौगिकों में हमने 4-5 यौगिक पढ़ लिए थे जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े थे हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ लिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाहनों के धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब कार्बनिक यौगिकों को वायु की कम मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सभी को गुड आफ्टरनून, भी गुड आफ्टरनून याद रखिएगा। और हमने बातें की थी कार्बन डाइऑक्साइड पर, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कार्बनिक पदार्थों को या कार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हमने बताया था पृथ्वी को गर्म रखने में इसका उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बना रहता है, जैसे रात के समय भी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो पृथ्वी का रात का तापमान -30 से -40 डिग्री हो जाता, उसमें जीवन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा आग बुझाने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम आग बुझाने में भी करते हैं। तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है, क्योंकि अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आग को बुझाया जाएगा। इसके अलावा जो सोडा वाटर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उसमें अत्यधिक ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जिसमें कार्बनिक अम्ल बन जाता है। इस वजह से उसमें तो खट्टा स्वाद रहता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने मीथेन पढ़ा, प्राकृतिक गैस सीएनजी में इसका उपयोग किया जाता है, मीथेन पंख गैस। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसी को हम फायर टैप कहते हैं, याद रखना, क्योंकि कोयले के खानों में विस्फोट होने का प्रमुख कारण मीथेन गैस ही होती है। इसके अलावा एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट तो सिगरेट के जो धुआं होता है, सिगरेट के धुएं में एक बात नोट कर लेना वहां तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड में कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन बन जाता है वहां। तो सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जब सिगरेट जलती है तो सीमित मात्रा में वायु में वो जलती रहती है हल्की हल्की, और इस वजह से वहां कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ बेंजीन बनता है। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साथ में बेंजीन होता है। और इसी वजह से ये जो बेंजीन बना है, इस वजह से फेफड़ों के कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है। जो लोग सिगरेट या बीड़ी ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो वो उसमें होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ तुम्हारा बेंजीन का मिश्रण होता है। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें एथिलीन बताया था, C2H4 वाला, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग करते हैं। और एसिटिलीन हमने बताया था, C2H2। कल मैंने तुम्हें एसिटिलीन के बारे में बताया था, C2H2 एसिटिलीन होती है, ये एसिटिलीन होती है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका उपयोग भी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फलों की टोकरियां होती है उसमें कैल्शियम कार्बाइड के पाउच रखे होते हैं, और कैल्शियम के कार्बाइड के पाउच जब जलवाष्प या नमी से क्रिया कर लेते हैं, नमी से क्रिया कर लेते हैं तो ये तुम्हारी एसिटिलीन गैस बनाते हैं, याद रखना, एसिटिलीन गैस ही बनती है। और इसी C2H2 बनती है, याद रखिएगा। और इसी एसिटिलीन गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। एक बात आपको और नोट करनी है इसी एसिटिलीन के अंदर कि एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन जो ज्वाला होती है, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन जो ज्वाला होती है, इन दोनों का उपयोग वेल्डिंग करने में करते हैं। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन ज्वाला का उपयोग, ऑक्सीजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग करने में करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो वेल्डिंग करने में तेज जो ज्वाला निकलती है वो एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो एसिटिलीन ऑक्सीजन ज्वाला का उपयोग भी हम वेल्डिंग करने में करते हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमने कहा कि प्रसिद्ध के रूप में इसका उपयोग एसी फ्रीज ऑयल में किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा जो ये क्रीम बनाई जाती है, फेस वॉश बनाई जाती है, उसमें भी ठंडक पैदा करने के लिए हम इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें एल्कोहल पर बातें कर रहे थे हम। एल्कोहल पर बातें कर रहे तो एल्कोहल में मैंने कार्बनिक यौगिकों में दो आपको बताए थे। पहला मेथिल एल्कोहल था जिसका सूत्र होता है CH3OH, जिसको हम जहरीली शराब, कच्ची शराब भी कहते हैं। और दूसरा मैंने एथिल एल्कोहल बताया तुम लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी एथिल एल्कोहल है। और एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है, एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है। ये तुम्हारा एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है, याद रखिएगा, C2H5OH होता है। और ये जो तुम्हारा एथिल एल्कोहल होता है इसको बनाया जाता है शर्करा के किण्वन से। इसका जो निर्माण किया जाता है, निर्माण शर्करा के किण्वन से किया जाता है। शर्कराओं के किण्वन से, शर्कराओं के किण्वन से किया जाता है, फर्मेंटेशन से किया जाता है, फर्मेंटेशन से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल का निर्माण किससे करेंगे, शर्कराओं के किण्वन से, तो इसका मतलब जो एथिल एल्कोहल है ये तुम्हारा एक अन एल्कोहल भी होता है। इसे अन एल्कोहल भी कहते हैं, इसे अन एल्कोहल भी कहते हैं, इसे अन एल्कोहल भी कहते हैं, याद रखिएगा। शर्कराओं के किण्वन से बनता है। जो भी तुम्हारी शर्कराएं होती हैं उनका जब किण्वन किया जाता है, किण्वन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों की सहायता से वायु की अनुपस्थिति में शर्कराओं को एल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि तुम्हारा जो ये शराब का निर्माण, एथिल एल्कोहल का निर्माण हम कर रहे हैं वो किस विधि से किया जाता है, तो किण्वन से किया जाता है। किण्वन में क्या करते हैं, हम शर्कराएं लेते हैं, उन शर्कराओं में कुछ सूक्ष्म जीव मिला देते हैं, यानी आपका यीस्ट मिला देते हैं। यीस्ट नाम का सूक्ष्म जीव होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, यहाँ पर हमने ले लिया फलों का रस, और फलों के रस में बैठी हुई है फ्रक्टोज। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि फ्रक्टोज शर्करा हमने ले ली, फलों का रस ले लिया, मैंने सेब का रस ले लिया या मैंने संतरे का रस ले लिया है। संतरे के रस में या सेब के रस में जो शर्करा तुम्हारी होती है वो फ्रक्टोज होती है। इसके अलावा हम अंगूर का रस भी ले सकते हैं, और अंगूर के रस में ग्लूकोज होता है। अंगूर के रस में तुम्हारा ग्लूकोज होता है, अंगूर के रस में ग्लूकोज होता है, और फलों के रस में तुम्हारा फ्रक्टोज होता है। ये लेने के बाद जब इनको गर्म करते हैं हम, और गर्म करने के बाद इसमें हम मिला देते हैं हीस्ट नाम का एक पाउडर। ये हीस्ट वास्तव में कवक होता है, एक सूक्ष्म जीव मिला दिया, कवक मिला दिया हमने इसमें। और ये जो कवक होता है इससे एक एंजाइम निकलता है जाइमेज, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है जाइमेज। और ये जो जाइमेज एंजाइम होता है, ध्यान से सुनना, ये जो जाइमेज एंजाइम होता है ये इन शर्कराओं को अब क्या करेंगे हम, ये मिलाने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखो पहले हमने रस ले लिया, फलों का रस ले लिया, और आपका अंगूर का रस ले लिया हमने। फलों के रस में फ्रक्टोज की और अंगूर के रस में ग्लूकोज। एक और बता देता हूं तुम लोगों को, यहाँ पर गन्ने का रस भी हम ले सकते हैं, और गन्ने के रस में होती है सुक्रोज, गन्ने के रस में सुक्रोज होती है। बहुत सारी शर्कराएं हमारे पास है। फलों का रस, अंगूर का रस और गन्ने का रस लेने का उसको गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि बनने लग जाए, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा इतना कि हल्का हल्का गर्म लगे हमें, हल्का हल्का सा गर्म लगे, उसमें हम ईस्ट कवक मिला देते हैं, यानी उस ईस्ट कवक में एक एंजाइम होता है जाइमेज। अब ये मिलाने के बाद हम इसको ढक देते हैं पूर्णतः, या जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ताकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए। O2 की अनुपस्थिति हो जाती है, तो अब ये O2 की जैसी अनुपस्थिति होती है तो ये जो जाइमेज एंजाइम होता है इन शर्कराओं का किण्वन कर देता है, इनका वो किण्वन कर देता है, और किण्वन करने के बाद यहाँ पर बन जाता है एथिल एल्कोहल। ये तुम्हारा एथिल एल्कोहल बन गया, सूत्र होगा C2H5OH। और इसी प्रकार हमने ये शराब बना दिया, याद रखना, ये शराब बनी तुम्हारी तरीके की। तो इस प्रकार शराब का निर्माण किया जाता है, मतलब तुम्हारा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसी को तुम शराब कहते हो, इसी को तुम शराब कहते हो। तो ये मैंने लिखा यहाँ के शर्कराओं के किण्वन से बनाई जाती है तुम्हारी शराब। तो ये शर्कराओं का किण्वन हो जाता है, इस प्रकार तुम्हारी ये शराब बनती है। तो मैं इस वाली चीज को बिठा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में वैसे नहीं रहेगी, वैसे आपको उदाहरण तो उतार लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। तो अपने शर्कराओं का किण्वन करने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो जाइमेज होता है, याद रखना। और ये जो एंजाइम हमें प्राप्त होता है हीस्ट नाम के कवक से प्राप्त होता है, हीस्ट नाम के कवक से प्राप्त होता है। तो अब देखो, जो किण्वन से हमें शराब प्राप्त हुई है या तुम्हें प्राप्त हुआ है उसमें बियर होती है। जो किण्वित एल्कोहल होता है उसमें एल्कोहल की मात्रा मैं यहाँ लिख देता हूँ। किण्वित एल्कोहल में, एल्कोहल में एल्कोहल की मात्रा 15% तक होती है।
15% तक होती है। जैसे अगर तुम लोग बियर पी रहे हो, बियर, तो बियर में एल्कोहल होता है 4 से 8%। स्ट्रॉन्ग बियर में थोड़ा ज्यादा होता है, 10 से 12% भी आ जाता है। चलिए, तो याद रखिएगा बियर में 4 से 8% तक एल्कोहल होता है। इसके अलावा तुम्हारा जो शैंपेन होता है, या मैं कहूं कि तुम्हारी जो वाइन होती है, वाइन, वाइन में 9 से 15% तक एल्कोहल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शैंपेन की, तो शैंपेन में भी 10 से 15% तक एल्कोहल होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये तुम्हारे हो गए किण्वित एल्कोहल। इसके अलावा आश्रित एल्कोहल भी आते हैं, याद रखना। किण्वित एल्कोहल के साथ साथ तुम्हारे आश्रित एल्कोहल भी आते हैं। ये क्या वाला है, ध्यान से सुनो। आश्रित एल्कोहल, जब तुम्हारे किण्वन के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है, जो एल्कोहल प्राप्त होता है जब तुम उसको गर्म करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, जो तुम्हें किण्वन के द्वारा जो एल्कोहल प्राप्त हुआ, जब उसको तुम गर्म करोगे तो एल्कोहल 77 डिग्री पर उबल जाएगा, और जब वो उबलेगा तो उसकी वाष्प बनेगी। उसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। ध्यान से सुनना, एक पात्र में तुमने वो किण्वित ले लिया एल्कोहल, और उसको तुम गर्म कर रहे हो, अब गर्म करोगे तो इसकी वाष्प बनेगी, और जब ये वाष्प बनेगी, इस वाष्प को तुम ठंडा कर लोगे, और ठंडा करके तुम इस बोतल में भर दोगे, तो वो तुम्हारा ठंडा, जैसे ठंडा करोगे तो ये जो तुम्हारी वाष्प बन रही थी केवल एल्कोहल की है। किण्वित पेय के अंदर तो केवल 10 से 15% तक एल्कोहल होता है, उसमें मोस्टली पानी होता है, याद रखिएगा। लेकिन जब तुम इसको गर्म करोगे तो जो एल्कोहल होता है वो 77 डिग्री पर उबल जाता है, और इसमें किण्वित पेय में जो पानी होता है वो 100 डिग्री पर जाकर उबलता है। तो जब इसको गर्म करते हो तो 70 डिग्री पर, 77 डिग्री तापमान पर जो एल्कोहल आश्रित हो रहा होता है, उसको तो तुम संघनन की क्रिया से ठंडा कर लोगे। ये आश्रित हुआ, उसको ठंडा कर लोगे, तो अब ये इसको बोतलों में भर लोगे, तो ये तुम्हारा होगा आश्रित एल्कोहल। याद रखिएगा, बिल्कुल नूतन, मैं उस पे काम कर रहा हूं, और टाइप हो जाएगा, 1-2 दिन में टाइप हो जाएगा, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। मैंने बोल दिया सर को, और वो आपका 1-2 दिनों में टाइप होकर आ जाएगा। परमाणु टॉपिक मेरे को याद है, मैंने बोला वो टाइप चल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका, चिंता मत कीजिएगा। बातें समझ में आनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें कार्बनिक यौगिकों में हल्की डिटेल वाली बातें बता रहा हूं, ताकि चूंकि टाइप है तो हम इतनी बातें पढ़ लेनी चाहिए हमें। चलिए, तो आश्रित पेय क्या होता है, किण्वित पेय पदार्थ, किण्वित एल्कोहल को गर्म करने पर बनी वाष्प को संघनन क्रिया द्वारा आश्रित करना आश्रित एल्कोहल कहलाता है। आश्रित एल्कोहल कहलाता है। इसमें एल्कोहल की मात्रा इसमें एल्कोहल की मात्रा 35 से 55% तक होती है। 35 से 55% तक होती है, याद रखना। तो अब इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जो हमारे आश्रित एल्कोहल होते हैं उनके अंदर एल्कोहल की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, याद रखिएगा। जैसे तुमने कभी जिन का नाम सुना होगा, या वोदका का नाम सुना होगा, या विस्की का नाम सुना होगा, या रम का नाम सुना होगा, उसमें जो एल्कोहल होता है उसी एल्कोहल की मात्रा के आधार पर इनको अलग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं जिन की, तो जिन में तुम्हारा 35 से 40% तक एल्कोहल होता है। 35% से 40% होता है, याद रखना। वोदका में भी तुम्हारा 40% तक होता है, वोदका में 40% तक होता है। विस्की में याद रखना, विस्की में याद रखिएगा 40 से 50% तक एल्कोहल होता है, याद रखना। और इसके अलावा रम में भी 40 से 50% तक एल्कोहल होता है, 40 से 50% तक एल्कोहल होता है। तो ये तुम्हारे आश्रित पेय हो गए, जिसमें अलग अलग ब्रांड नाम से मार्केट में आते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल कविता, बिल्कुल मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। परमाणु वाला टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, टाइप चल रहा है, और टाइप होते ही जसकरण ये टाइप करवा रहा हूं, मैं नोट्स को ये अपलोड करनी है फाइल आपको परमाणु टॉपिक की, तो आप करवा देते हैं। तो मैंने बोल भी दिया है, और आपको मिल भी जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। आप लोग परमाणु टॉपिक में उपलोड करवा दूंगा। बाकी सारी बातें मैंने एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, एक बात मैंने यहाँ लिखी है, याद रखिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, याद रखना। इसके बाद अगर हम बातें करें कार्बनिक पदार्थों में, तो क्लोरोफार्म की बात करते हैं। तो ये तुम्हारा एल्कोहल वाला पार्ट हो गया है। इसके बाद क्लोरोफार्म, अब एक लाइन के याद रखना। अगला जो तुम्हारा यौगिक है, वो क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म सूत्र होता है CHCl3। इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, याद रखना। इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है, इसकी वाष्प को सूंघने से या व्यक्ति बेहोश हो जाता है, याद रखना, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अतः इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, मतलब बेहोशी करने में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं, तो तुम लोगों ने कभी देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि एक गुंडा जो होता था, रणजीत गुंडा होता था, वो रुमाल पर कुछ पदार्थों को रखता था, रुमाल पर एक पदार्थ को छिड़कता था, और वो किसी हीरोइन के मुंह पे लगाता था, या किसी व्यक्ति के मुंह पे लगाता था, वो बेहोश हो जाता था। वो जो पदार्थ होता था वो तुम्हारा क्लोरोफार्म है, याद रखिएगा। इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है वो निश्चेतक के रूप में करते हैं। और याद रखना, ये सूर्य के प्रकाश में फास्फिन गैस बनाता है। सूर्य के प्रकाश में, याद रखना, फास्फिन गैस बनाता है, याद रखिएगा। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें ये फास्फिन गैस बना देता है, और फास्फिन गैस जो होती है वो जहरीली गैस होती है। इसलिए तुम्हारा जो क्लोरोफार्म होता है, इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर फॉस्फिन गैस बनाता है, याद रखना। फॉस्फिन COCl2 होता है, फॉस्फिन गैस बनाता है, जो जहरीली होती है, जो जहरीला पदार्थ होता है, जहरीली होती है, याद रखिएगा, जो जहरीली होती है। अतः इसे रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है। इसे रंगीन बोतलों, प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देते, इसे रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है, रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये होगा क्लोरोफार्म। इसके बाद अगला यौगिक याद रखिएगा तुम लोग, अगले यौगिक की हम बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे पहले हमने पढ़ा क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं, याद रखिएगा। और ये तुम्हारा ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, इसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। इसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोशी पैदा करने में करते हैं। तो तुम्हारे जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहां पर इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला है तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CCl4 होता है, इसी का नाम होता है पाइरिन, याद रखना, ये पाइरिन है। और
इसका जो उपयोग किया जाता है वो बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे इसका उपयोग कहां है तो ध्यान से सुनिएगा। इसका जो उपयोग होता है बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में, बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में हम इसका उपयोग करते हैं। आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, पायरीन का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे किसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि पेट्रोल पंपों पर लगी आग को बुझाने में हम हमेशा मिट्टी का उपयोग करेंगे। और अगर नॉर्मल कहीं आग लग गई है तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि वहां पर अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में पायरीन का उपयोग करते हैं। अगले यौगिक की हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा एसीटोन। अगला जो यौगिक है वो तुम्हारा एसीटोन है। याद रखिएगा, इसको कीटोन बोलते हैं, एसीटोन, CH3OCH3, ये तुम्हारा एसीटोन है। और इसका जो उपयोग हम करते हैं वो नेल पॉलिश को रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेल पॉलिश को उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा तो इसका उपयोग नेल पॉलिश जो होती है, नेल पॉलिश को उड़ाने में करते हैं। तो जो नेल पॉलिश होती है उसके ऊपर तुम एक ठंडा सा पदार्थ लगाते हो, याद रखिएगा वो ठंडा सा जो पदार्थ होता है वो तुम्हारा एसीटोन होता है। इसे डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। याद रखना, ये CO आएगा, यहाँ CO आएगा। इसे ही हम डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। इसे डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। इसे डाईमेथिल कीटोन कहते हैं। याद रखना, इसे डाईमेथिल कीटोन कहते हैं। तो ये तुम्हारा डाईमेथिल कीटोन है, CH3COCH3, ये डाईमेथिल कीटोन होता है। इसका उपयोग नेल पॉलिश को उड़ाने में करते हैं, नेल पॉलिश का रंग उड़ाने में करते हैं, नेल पॉलिश का रंग उड़ाने में करते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगाती है, उस नेल पॉलिश को उड़ाने के लिए वो एक रसायन लगाती है और वो रसायन तुम्हारा यही होता है एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन बोला जाता है। रंग उड़ाने में किया जाता है, इसे डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। इसे ही डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला यौगिक मैं तो पढ़ा रहा हूं यहां पर, अगर आपने कभी पढ़ा हो, BHC पाउडर, इसी को कैमेक्सेन कहते हैं, इसी को लिंडेन कहते हैं। तो ये BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इसी का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैमेक्सेन या लिंडेन बोला जाता है। BHC पाउडर का नाम तुम लोगों ने खूब सुना है। याद रखिएगा, BHC पाउडर खूब सुना है आप लोगों ने। इसका सूत्र होता है C6H6 और Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ये, याद रखिएगा। और ये कीटनाशक प्रकृति का होता है। इसका उपयोग कीटों को मारने में करते हैं, कीटों को मारने में करते हैं। याद रखिएगा, इसका उपयोग कीटों को मारने में किया जाता है। अगला यौगिक छोटे छोटे यौगिक है, ये कैमेक्सेन पसंद आ जाता है कि कई बार इसमें पसंद आ जाएगा कि BHC या कैमेक्सेन किसको कहा जाता है या लिंडेन किसे कहा जाता है। BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। याद रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ये बेंजीन रिंग हो गई, Cl हेक्साक्लोराइड 6 परमाणु होता है, BHC बोला जाता है इसको। और इसको 666 भी बोल देते हैं। याद रखना, 666 भी बोला जाता है। और कीटों को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक प्रकृति का होता है। इस पाउडर का छिड़काव करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो कई बार नगर पालिका या नगर परिषद वाले लोग आपके घरों में आकर छिड़काव करते हैं पाउडर का, ताकि मच्छरों को मारा जा सके। तो वो इसी पाउडर का होता है। इसके अलावा खेतों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कीटों को या उनके लार्वाओं को नष्ट किया जाता है। तो ये तुम्हारा BHC हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया याद रखना, NH2CO, ये तुम्हारा यूरिया होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है ये। मानव के द्वारा बनाया गया इस प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक अगर आपसे पूछे तो वो तुम्हारा यूरिया है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक या मानव द्वारा बनाया गया प्रथम यौगिक कौन सा है, मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वो यूरिया होता है। यूरिया वो एक पदार्थ था जो मानव ने सबसे पहले बनाया और वो एक कार्बनिक यौगिक था। तो अगर आपसे पूछे कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक। और इसका उपयोग जो किया जाता है उर्वरक के रूप में, उपयोग होता है उर्वरक के रूप में, यानी खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में। ये पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। याद रखना, ये पौधों के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं वो यूरिया खेतों में डाली जाती है। वो जो यूरिया खेतों में डाली जा रही है वो आपकी मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो वो तुम्हारा था, याद रखिएगा, यूरिया। इसके अलावा मिथाइल आइसोसाइनेट भी रहेगा। इसके अलावा एक पदार्थ की बात करते हैं, याद रखिएगा, वो तुम्हारा है TDT। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इसमें प्रश्न पूछे भी गए हैं। याद रखिएगा, तो हम बात करते हैं TDT की। हम DDT की बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइक्लोरोएथेन। डरना नहीं है, याद रखिएगा, ट्राइक्लोरोएथेन ये इसका नाम है। तो ट्राइक्लोरोएथेन ये DDT का नाम है। इसका जो निर्माण किया था वो पॉल मूलर ने किया था। याद रखना, निर्माण पॉल मूलर ने किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये एक ऐसा रसायन बनाया गया था, डाइमेथिल मतलब कार्बनिक यौगिक था, और ट्राइक्लोरोमेथेन ये पॉल मूलर द्वारा बनाया गया एक कार्बनिक यौगिक था। याद रखिएगा, पॉल मूलर ने इस यौगिक का निर्माण किया था। सबसे पहले आपसे पूछे कि पॉल मूलर ने या DDT का निर्माण किसने किया था, याद रखना, पॉल मूलर साहब ने किया था। और ये कीटनाशक होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। उपयोग है कीटनाशक के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सुनना मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से। ये एक ऐसा रसायन बनाया गया था कि 1950 के दशक में वैश्विक स्तर पर मलेरिया एक महामारी के रूप में रोक पाया जाता था। उस समय मलेरिया से लगभग पूरे साल पर 50 लाख लोग मरते थे। 50 के दशक की बात है। तो पॉल मूलर ने एक ऐसा रसायन बनाया जिसका नाम था DDT रखा, यानी ट्राइक्लोरोएथेन। और इसको जो बनाया गया था, जो जिस पदार्थ से इसको बनाया गया था वो इसे बनाया गया था, मैं लिख देता हूं यहां, इसे क्लोरल से बनाया गया था। उपयोग की बात पूरी बाद में करूंगा मैं। इसका निर्माण क्लोरल से किया गया था। इसका निर्माण क्लोरल से किया, क्लोरल नाम एक पदार्थ था, क्लोरल से किया गया। ये क्लोरल से बनाया गया पदार्थ था। याद रखिएगा, कीटनाशक प्रकृति का होता था। उस समय वैश्विक स्तर पर हम बात करें, वैश्विक स्तर पर उस समय 50 लाख लोग पर ईयर मरते थे। तो पॉल मूलर ने कहा कि मैंने एक रसायन बनाया है, अगर इसका छिड़काव करोगे तो ये मच्छरों को, और आपको पता है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, मलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग होता है। याद रखिएगा, और इसके लिए
पोल बुलर ने एक रसायन बनाया जो मच्छरों को मार रहा था, तो लोगों ने इसका छिड़काव करना शुरू किया और जिस दिन इसके साल इसका छिड़काव करना शुरू किया गया उस साल बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे मच्छर मरे गए और मच्छर मरे गए तो मलेरिया में उन्मूलन हुआ और उस साल 5 लाख लोग ही मारे गए। ये बहुत बड़ा रासायन की खोज करने की तो लोगों ने कहा कि भाई 5 लाख अगले साल फिर 1.5 लाख लोग मरे। इस प्रकार मलेरिया पर नियंत्रण पाया गया और लोगों ने कहा कि भाई पोल बुलर ने इतना शानदार रसायन बनाया इसके लिए नोबेल पुरस्कार देना चाहिए और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भी। लेकिन से कुछ सालों बाद एक गृहिणी आती है और वो एक लेख लिखती है कि जब से हमने खेतों में या अपने आस पड़ोस में डीडीटी का छिड़काव करना शुरू किया है तो हमारे घरों में, मेरे घर के आंगन में चिड़ियाओं का आना कम हो गया है। ये बात जब एक गृहिणी लिखती है तो ये लोगों को एक अलग लगा कि एक महिला हमें बताएगी कि एक रसायन है जो कीटों को मार रहा है, उससे चिड़िया भी मर रही है या पक्षी भी मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब इसका अगले 2-3 सालों बाद जब इसका रिसर्च पर हुआ काम तो वास्तविकता में इतना खतरनाक वाला रसायन था ये कि 1968 में भारत में भी इस पर कह दिया कि इस पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि ये एक ऐसा रसायन था जब ये कीटों को मारता है, मतलब जो कीट उनके लार्वा को मारता है उसी लार्वा को खाते तुम्हारे पक्षी पक्षी जो होते हैं कीटों का भक्षण करते हैं। जब वो कीटों को खाते हैं तो उनके शरीर में ये चला जाता है क्योंकि कीट इससे मर रहे थे। जब ये अंदर चला जाता है उसके शरीर में चला जाता है उस वजह से वो जो मादा पक्षी होते हैं, मादा पक्षी अंडे देते हैं तो उनके अंडे का ऊपर का जो आवरण होता है, आपने देखा होगा अंडे के ऊपर सफेद रंग का आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो मादा शरीर से अंडा बाहर निकलता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, उसके अंदर जीव बैठा होता है। लेकिन इस रसायन की वजह से उस अंडे के ऊपर का जो आवरण था, उस आवरण का वो जो कैल्शियम कार्बोनेट आवरण था वो कमजोर हो गया और जैसे ही अंडा मादा के शरीर से बाहर आता है, जैसे वो घोंसले में आता था वो टूट जाता था और जब वो टूट जाता था तो आगे संततियां पैदा नहीं होती थी, आगे जो बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से पक्षियों की संख्या में गिरावट आ गई। तो ये बड़ा लेख लिखने लगे लोग इसके ऊपर कि हमने किस आदमी को किस प्रकार का नोबेल पुरस्कार दे दिया है। तो 1968 में भारत सिफारिश करता है कि भैया इतना गंदा पदार्थ तुम लोगों ने बना दिया है, इस पर प्रतिबंध लगाओ। वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए और विश्व के लगभग देशों ने डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बात सबसे पहले भारत कहने वाला था, ध्यान रखना, लेकिन भारत ने 1985 में जाकर इस पर प्रतिबंध लगाया। लोगों ने 1968-70 के आसपास प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत में जब संसद में इस मामले पर चर्चा होने लगी तब जाकर भारत ने 1985 में इस पर प्रतिबंध लगाया। और भारत की खास बात है कि जिस बात पर तुम प्रतिबंध लगाओगे वो चीज 2 नंबर पर ज्यादा मात्रा में मिलेगी और इतनी ज्यादा मात्रा में मिलने लग गई कि पूरे पंजाब में इससे हमने बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां, लगभग ये माना जाता है 40 पक्षियों की प्रजातियां हमने इस पर खत्म कर दी है। याद रखना, लगभग 40 ऐसी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो हमने इस डीडीटी की वजह से खत्म कर दी है। तो ये इतना खतरनाक रसायन बनाया गया था, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक का प्रश्न आ सकता है, आरएस में पूछा जा चुका है इस पर, तो फर्स्ट ईयर पर भी नॉर्मल सी बात है और पर्यावरण का टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में लगता है, इस पर प्रश्न बन सकता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। यही प्रश्न आता है पहला तो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुख देता है। डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरोथेन और इसे बनाया जाता है क्लोरल से। अच्छा, इसका उपयोग मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, कीटनाशक के रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ अम्लों पर चर्चा करते हैं, कुछ कार्बनिक अम्लों पर चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिए, कुछ कार्बनिक अम्लों पर चर्चा करते हैं। पहला बता रहा हूं फॉर्मिक अम्ल, ये तुम्हारा फॉर्मिक अम्ल है, इसी को हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या इसी को मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है। ये सूत्र होता है HCOOH, ये मेथेनोइक अम्ल है, सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती तुम्हें, बस कई प्रश्न आ जाएगा कि फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, ये कहां पाया जाता है? तो याद रखना, ये पाया जाता है चींटी में, चींटी या मधुमक्खी या ततैया। तो ततैया होता है, ततैया के डंक में मिलता है, याद रखना, एक डंक में मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि फॉर्मिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो चींटी या मधुमक्खी, जब चींटी तुम्हें काटती है तो हमारी त्वचा के नीचे वो डालती है यही फॉर्मिक अम्ल। और इसी फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल जिसका सूत्र HCOOH होता है, सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना कि फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक यौगिक है। ये चींटी या मधुमक्खी के डंक में या ततैया के डंक में पाया जाता है, जिस वजह से जलन होती है और उस हिस्से पर स्वेलिंग आ जाती है। तो कभी अगर आपने मधुमक्खी ने आपको डंक मारा हो तो वो आपके शरीर में डाल रही है फॉर्मिक अम्ल। तो बचपन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हुई होंगी जिसमें मधुमक्खी खा जाती तो चेहरा पूरा सूज जाता था, तो वो इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण था, इसी मेथेनोइक अम्ल के कारण था, याद रखिएगा। और इसका उपयोग करते हैं हम गठिया रोग के उपचार में। इसका उपयोग होता है गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग के उपचार में। तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल के लिए कहां पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा कि मिलता कहां है, चींटी मधुमक्खी या ततैया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना कि ये फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके बाद अम्लों में हम बात कर रहे हैं तो एक आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है, CH3COOH, ये सूत्र होता है, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें एसिटिक अम्ल याद होना चाहिए। कहां मिलता है, तो सिरके में मिलता है। तो याद रखना इसका 3 से 4% भाग सिरका कहलाता है, सिरका कहलाता है, ये तुम्हारा सिरका कहलाता है, याद रखिएगा। इसका 3 से 4% भाग सिरका कहलाता है, याद रखिएगा। और आप लोगों ने अगर कभी होटलों में खाना खाया हो तो वहां जो लाल रंग के जो प्याज होते हैं, याद रखिएगा, लाल रंग के जो प्याज होते हैं वो तुम्हारे यही एसिटिक अम्ल ही तो होता है। इसका 3 से 4% भाग जो है वो सिरका कहलाता है, याद रखना, सिरका कहलाता है। और इसका उपयोग जो हम करते हैं वो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं, याद रखना, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है तुम्हारे एसिटिक अम्ल का। इसके अलावा अगर हम बात करें एक आधे अम्ल और की, तो लैक्टिक अम्ल। भोज्य पदार्थ का मतलब समझना तुम लोग, जब अचार बनाते हो तो अचार में तुम सिरका मिला देते हो और अचार में जब सिरका मिलता है तो अचार तुम्हारा बैक्टीरिया जो खराब नहीं कर पाते, इसलिए इसमें परिरक्षण में किया जाता है सिरके का उपयोग। अच्छा, लैक्टिक अम्ल ये भी तुम्हारा कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल यह दूध में पाया जाता है, यह दही में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल की अगर बात करेगा तो दूध का जो खट्टापन होता है, याद रखिएगा, दूध का जो खट्टापन होता है वो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, याद रखिएगा, वो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आपसे पूछे कि दूध का जो खट्टापन आता है, दूध में जो खट्टापन आता है वो किस वजह से आता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। कई बार हमारी मांसपेशियों में भी लैक्टिक अम्ल बनता है, याद रखना, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है जब हम बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, या बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो याद रखना हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अम्ल बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण थकावट या दर्द की अनुभूति होती है, याद रखना, के कारण थकावट या दर्द की अनुभूति होती है, याद रखिएगा। तो तुम लोगों ने कभी देखा होगा, अनुभूति होती है, तो तुम लोगों ने कभी देखा होगा जब तुम बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लेते हो तो तुम्हारी मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, थकावट आने के कारण यही लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, याद रखना, यही दूध में खट्टेपन का कारण होता है, दूध में खट्टेपन का कारण होता है, दूध में खट्टेपन का कारण। अगर आपसे पूछे कि दूध में खट्टेपन का कारण क्या है, तो तुम्हारा लैक्टिक अम्ल होता है। तो दही में पाया जाता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से दर्द की अनुभूति होती है, याद रखिएगा, दर्द की अनुभूति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे इसका उपयोग क्या है, तो ये औषधि निर्माण में होता है, औषधि निर्माण में होता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है तुम्हारा चींटी के अंदर,
बताइए के अंदर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि एसिटिक अम्ल तो वो सिरके में मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तुम्हारा दही में। दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर सूत्र ज्यादा पूछे तो याद कर लेना CH3 CH और CH3 COOH, ये इसका सूत्र बन जाएगा, याद रखना लैक्टिक अम्ल का। इसके साथ साथ एक और अम्ल तुम्हें याद करना है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, और ये ऑक्जेलिक अम्ल तुम्हारा मिलेगा, ये मिलेगा टमाटर में। टमाटर में मिलेगा, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर के अलावा ये पालक में भी मिलता है, याद रखना। ये तुम्हारा पालक में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कि ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है तो टमाटर में और आपके पालक में पाया जाता है। और जो तुम्हारा एक्जेलिक अम्ल होता है, इसका उपयोग अगर आपसे पूछे तो कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को हटाने में उपयोग होता है। कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को हटाने में, कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को हटाने में, धब्बों को हटाने में, दाग धब्बों को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ कार्बनिक अम्ल थे जो कार्बन के यौगिक होते हैं, ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा एक यौगिक और मैं यहाँ दिखा देता हूं तुम्हें, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, इसका निर्माण फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं, याद रखना। इसका निर्माण फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO से करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं। तुमने कभी अगर जूलॉजी की लैब में तुम लोग गए हो, जूलॉजी की लैब में अगर आप लोग गए हो तो जूलॉजी की लैब में विभिन्न प्रकार के जंतु रखे होते हैं जो एक कांच के जार में रखे होते हैं, याद रखिएगा। और उस कांच के जार में फॉर्मेलिन भरी होती है, उसी फॉर्मेलिन के अंदर उन पक्षियों के अवशेषों को रखा जाता है या उन जीवों के अवशेषों को रखा जाता है। तो ये जो फॉर्मेलिन होती है ये मरे हुए जीवों को परिरक्षित करती है, मतलब उन्हें गलने सड़ने नहीं देती है। जिस प्रकार की बॉडी है उसी प्रकार की बॉडी वो बनी रहती है, याद रखिएगा। तो जो फॉर्मेलिन है इसका उपयोग मरे हुए जंतुओं को, जिसका उपयोग होता है, इसका उपयोग मरे हुए जंतुओं के शरीर को परिरक्षित करने में करते हैं, शरीर को परिरक्षित करने में करते हैं, परिरक्षित करने में करते हैं। तो ये याद रखना, मरे हुए जीवों के शरीर को परिरक्षित करने में किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। फॉर्मेलिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है, फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक कार्बनिक यौगिक और है जो तुम्हारे दैनिक जीवन में खूब आता है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, तो ये जो नेफ्थलीन होता है इसकी गोलियों का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, याद रखना। कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो तुम्हारे घरों के अंदर जो, क्योंकि कपड़ों के अंदर हम कपड़ों के अंदर व्हाइट व्हाइट रंग की गोली रखते हैं, वो जो गोली होती है वो तुम्हारी नेफ्थलीन होती है, याद रखिएगा। वो तुम्हारी नेफ्थलीन होती है, उसका सूत्र होता है C10H8। C10H8 ये सूत्र होता है नेफ्थलीन का। इसकी गोलियों का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में या कपड़ों के अंदर रखते हैं तो कपड़ों को वो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो नहीं लगते, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तुम्हारी इसी नेफ्थलीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और बातें करें, ध्यान से सुनना, एक दो यौगिकों के बारे में और बातें कर लेते हैं हम। तो इसमें एक तो यौगिक तुम्हारा आता है मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान सुनना, मेथिल आइसोसाइनेट एक वो गैस थी जो रिलीज हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में, याद रखना। तो इसका संबंध जो है भोपाल गैस त्रासदी से है, भोपाल गैस त्रासदी से इसका संबंध है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में आपका यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था जहां पर एक रसायन बनता था जिसका नाम था सेविन। सेविन नाम का एक ब्रांड नाम आता था जिसमें इसी गैस का उपयोग किया था। सेविन नाम का एक उर्वरक आया करता था, या मैं कहूं कि एक ऐसा रसायन बनाया जाता था तो कीटनाशक के रूप में काम आता था, सेविन नाम से। तो उस यूनियन कार्बाइड के कारखाने से इस गैस का रिलीज होगी, लीक होगी वहां पर, और एक साथ 2000 लोग मारे गए थे। इस सरकारी आंकड़े भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, 96 नहीं है 84 है, याद रखना, 3 दिसंबर 1984 को। इस सरकारी आंकड़े हैं 2000, लेकिन माना जाता है कि वहां पर लगभग 10,000 लोग मारे गए थे इस गैस की वजह से। मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC कहते हैं, MIC कहा जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसी गैस की वजह से एक साथ 10,000 लोग मारे गए थे। यह रंगहीन होती है, रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। और आंखों में जलन पैदा करती है, आंखों में जलन, फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। याद रखना, रंगीन गैस, आंखों में जलन में फेफड़ों को प्रभावित करने वाली गैस है तुम्हारी ये मेथिल आइसोसाइनाइड। और नेफ्थलीन की गोली हम घरों में रखते हैं जिसका उपयोग हम कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। एक और मैं यौगिक तुम्हें इसमें करवा रहा हूं, अश्रु गैस। तो ये तुम्हारी अश्रु गैस है, इसको टीयर गैस कहा जाता है, ये टीयर गैस है। तो तुमने देखा होगा कि जब कभी लोग अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो पुलिस होती है वो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गैस की गोली छोड़ती है, तो उसमें होती है तुम्हारी अश्रु गैस। ये जो अश्रु गैस होती है तुम्हारी, याद रखिएगा, ये जो अश्रु गैस होती है ये लेक्रोमेटर या क्लोरोपिक्रिन होती है। यह इसका जो नाम होता है लेक्रोमेकर या क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, यह लेक्रोमैक या क्लोरोपिक्रिन होती है, क्लोरोपिक्रिन होती है, याद रखना, क्लोरोपिक्रिन होती है, यह लेक्रोमैक या क्लोरोपिक्रिन होती है, याद रखिएगा। और जब इस गैस को छोड़ा जाता है इसमें क्लोरीन गैस बनती है, और वो जो क्लोरीन गैस होती है लेक्रोमैक या क्लोरोपिक्रिन है, ये जो तुम्हारी गैस को छोड़ा जाता है इसमें क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस की वजह से आंखों में जलन होती है और बहुत तेज आंसू निकलने लग जाते हैं, तो भीड़ को तितर-बितर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके सूत्र की बात करें, हम इसके सूत्र की बात करें, C10, इसका सूत्र होता है C10H5ClN2, ये इसका सूत्र होता है। और जब इसको छोड़ा जाता है तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस की वजह से ही आंखों में आंसू आते हैं, तो भीड़ को तितर-बितर करने में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को, जो रासायनिक सूत्र है वो ये होगा, अनियंत्रित भीड़ को, अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने में, मतलब इधर-उधर, ये याद रखना, ये याद रखना आप लोगों को। तो ये थे आपके कुछ कार्बनिक यौगिक जिनमें हमने मोस्टली बातें कर ली है, याद रखिएगा, जिनमें हमने मोस्टली कार्बनिक यौगिकों के बारे में बातें कर ली है। तो ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें छोटा सा टॉपिक रहता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमने किस किस पर बातें की है मैं थोड़ा सा तुम्हारा रिवाइज करवा देता हूं, याद रखिएगा।
तो हमने बातें की थी क्लोरोफार्म पर, जिसका सूत्र होता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं इसे। और ये जो क्लोरोफार्म होता है इसका उपयोग निश्चित के रूप में बेहोश करने में करते हैं। तो प्रयोग आपका इसमें जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ऑपरेशन थिएटरों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी वाष्प को सूंघा तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसी वजह से इसका उपयोग निश्चित के रूप में किया जाता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकटित होगा और फोस्सीन नाम का एक जहरीला पदार्थ बना लेता है, या फोस्सीन नाम की जहरीली गैस बना लेता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। अगला यौगिक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, जिसे पायरीन कहते हैं। इसका उपयोग बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। एसीटोन होता है CH3COCH3, इसका उपयोग नेल पॉलिश का रंग उड़ाने में करते हैं। इसका उपयोग नेल पॉलिश का रंग उड़ाने में करते हैं। इसे डाइमेथिल कीटोन भी कहा जाता है। इसके बाद PHC गैमेक्सिन लिंडेन, इसे 666 भी कहा जाता है। इसे मैं 666 भी लिख देता हूं। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, कीटों को मारने में इसका यानी कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मैं कीटनाशक लिख देता हूं यहां, कीटों को मारने में या कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटों को मारने या कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यूरिया, इसके लिए आपको याद रखना कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था, मानव ने जो प्रयोगशाला में बनाया वो प्रथम कार्बनिक यौगिक तुम्हारा यूरिया था। इसके बाद DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसे क्लोरल से बनाया जाता है और ये कीटनाशक प्रकृति का होता है। और सपोज पॉल मूलर ने की थी, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। इसके बाद फॉर्मिक अम्ल, हमने कुछ अम्लों पर चर्चा की है। फॉर्मिक अम्ल चींटी बदमाश के तंत्र में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है इसका 3 से 4% सिरका, मतलब सिरका जो है वो तुम्हारा एसिटिक अम्ल है, याद रखना। सिरके में पूछे कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये तुम्हारा लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, मांसपेशियों में जमा होने से लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे अंदर थकावट आ जाती है या इसमें दर्द की अनुभूति होती है। दूध के खट्टेपन का कारण तुम्हारा लैक्टिक अम्ल ही होता है और इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, पालक में मिलेगा, इसका उपयोग कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को हटाने में किया जाएगा। तो ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आपको टमाटर या पालक में। फॉर्मेलिन जो होती है इसका निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड में करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से इसका निर्माण किया जाता है और इसका जो उपयोग है मरे हुए जानवरों के शरीर को परिरक्षित करने में करते हैं। कोई भी मरा हुआ जानवर होता है तो उसे फॉर्मेलिन में रख दिया जाता है, तो शरीर कभी गलता नहीं है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। तो जूलॉजी लैब में जाके देखना तुम लोग, तुम्हें वहां पर बहुत सारे जंतुओं के शरीर मिलेंगे, सांप छिपकलियां मिलेंगी तुम्हें, तो वो एक जार में रखी होंगी, उस जार में वो फॉर्मेलिन होगी, याद रखिएगा। इसके अलावा नेफ्थलीन की गोलियों का उपयोग तुम कपड़ों में रखने में करते हो, कीटनाशक प्रवृत्ति का होता है ये भी तुम्हारा। और ये एक गैस थी, ये गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इसका लीकेज हुआ था, याद रखना, यूनियन कार्बाइड के कारखाने से। यह है यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लीकेज हुई थी, से लीकेज हुई थी, याद रखना। और इस वजह से 2000 लोग सरकारी आंकड़ों के आधार पर मारे गए थे, लेकिन इसमें 10,000 लोग तक मारे गए थे। और ये जो मेथिल आइसोसाइनेट होती है 3 दिसंबर को हुआ था, तो 3 दिसंबर को हम, याद रखिएगा, 3 दिसंबर के दिन हम भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। और अश्रु गैस या इलेक्ट्रोमैक या क्लोरोपिक्रिन होती है, इसका सूत्र ये रहा तुम्हारे सामने, उसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने में किया जाता है। तो हमने लगभग कार्बनिक यौगिकों पर चर्चा की। छोटा सा टॉपिक रहता है हाइड्रोकार्बन, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, 15-20 मिनट का टॉपिक रहेगा तुम्हारा। कल हाइड्रोकार्बन पे चर्चा करते ही ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का, और फिर हम तुम्हारा भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे, याद रखिएगा। फिजिक्स हम शुरू करेंगे और भौतिक विज्ञान में हम कार्य का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि कार्बन का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए।